अच्छा, शुरू करते हैं नी जॉइंट इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन किसे कहते हैं? बीमारी का पता लगाना। एक पेशेंट आपके पास आया है नी के जॉइंट के साथ, तो आप उसे इवैल्यूएट करेंगे कि इसको क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, तो वो इवैल्यूएशन में आता है। तो इवैल्यूएशन में 2 चीज़ें आती है, एक होता है सब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशन, एक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशन। तो सब्जेक्टिव में जो है आप उसे सवाल वगैरह पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में अब एक बंदा आया है, तो उसको या तो ट्रॉमा हुआ होगा नी का, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई होगी, या ए ट्रॉमेटिक होगा। कोई ट्रॉमा नहीं हुआ होगा लेकिन उसे मसला होगा। ए ट्रॉमा में ज़्यादातर वक्त के साथ साथ हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, डिजेनरेशन हो सकती है, ये सब ए ट्रॉमा में आ सकता है। ट्रॉमा में जो है डैमेज, टीयर, इंजरी कुछ भी हो सकता है। तो अभी जो है सबसे पहले उसे अगर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ है, कोई ट्रॉमा हुआ है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, तो आप उसे पूछोगे कि कैसे इंजरी हुई है। और जब इंजरी हुई है तो उस वक्त आपको पॉप की आवाज़ आई है कि नहीं आई। पॉप की आवाज़ कब आ सकती है? और टक की आवाज़ आ जा सकती है, किसी चीज़ की इस तरह की आवाज़ आए नी जॉइंट से। तो यह तो मेनिस्कस का टीयर हो सकता है, लिगामेंट्स का टीयर हो सकता है। कैप्सूल का टीयर तो इतना आई डोंट थिंक हो सकता है, लेकिन लिगामेंट्स, मेनिस्कस और मसल टीयर ये ट्रॉमा में हो सकता है, और इसकी आवाज़ पॉप की आ सकती है। सही हो गया। इसके बाद नी स्वेलिंग, कितनी देर नी स्वेलिंग कितनी देर बाद हुई है, अगर हुई है तो, और किस जगह पे हुई है, तो ये चीज़ पूछना है। क्योंकि बाज स्वेलिंग जो है, बाज जल्दी होती है, बाज बाद में होती है। लेट सपोज एफ्यूजन है, जॉइंट में एफ्यूजन मतलब फ्लूइड का बढ़ जाना। जॉइंट में फ्लूइड या तो ब्लड की वजह से बढ़ सकता है, हीमॉर्थ्रोसिस जिसे कहते हैं, ब्लड एफ्यूजन जब जॉइंट में होती है, या साइनोवियल एफ्यूजन हो सकती है, साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाना उस जॉइंट में, तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाना। तो अगर कोई इंजरी हुई है उसकी वजह से साइनोवियल एफ्यूजन हो गई है, तो वो काफ़ी टाइम बाद होती है। अगर ब्लड की वजह से एफ्यूजन हुई है तो वो एकदम से जल्दी हो जाती है। तो उसे पूछना है कि स्वेलिंग हुई है और कितनी देर बाद हुई। इसके अलावा इसके बाद आप एक्टिविटी कर सक रहे थे कि नहीं, क्योंकि अगर लिगामेंटस टियर हो जाए उसमें इतना पेन नहीं होता, उसके बाद भी जो है वो बंदा एक्टिविटी कर सकता है। लेकिन ये चीज़ पूछनी है ताकि इससे हमें अंदाज़ा हो जाए। और अगर कोई इंजरी एथलीट्स को ही है, उसके बाद उन्होंने क्या चीज़ यूज़ की है ट्रांसपोर्ट के लिए, खुद ही क्या कहते हैं पैसिव या असिस्टेड ट्रांसपोर्ट यूज़ किया कि नहीं। अच्छा, अगर क्रोनिक प्रॉब्लम के साथ बंदा आया है तो उसे आपने पूछना है कि आपकी नी में से आवाज़ें आती है, क्लिक साउंड, ग्रैंड साउंड, ग्रेट पॉप, ये किस वजह से हो सकती है? एक तो मेनिस्कस की वजह से भी हो सकती है। मेनिस्कस का कहीं पे टियर हुआ हो तो बस काफ़ी टाइम बाद भी बंदा आता है, उसका मेनिस्कस पॉप पॉप होता है, टक टक की आवाज़ करता है। इसके अलावा अगर अर्थराइटिस वगैरह हुआ हो, डिजेनरेशन हुई हो, तो उसमें ग्राइंड होती है, क्रेपिटस की आवाज़ें होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हो गया, तो उससे इस तरह के सवाल पूछना है। इसके अलावा नी लॉकिंग मेनिस्कस में हो सकती है, एबनॉर्मल नी लॉकिंग, ठीक है। इसके अलावा बकलिंग ऑफ नी किसे कहते हैं? मसल की वजह से ज़्यादातर या लिगामेंट की वजह से बकलिंग ऑफ नी होती है। एकदम से सीधा आपका पाँव होगा और एकदम से बेंड हो जाएगा। ऐसे लगेगा कि आप एकदम से आपका फ्लेक्स होने लगा है नी, तो ये बेंड बकलिंग होता है। या गिवन वे मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका जॉइंट जो है एकदम से खुल जाएगा, या मूवमेंट उसमें हो रही है, खुद ब खुद जो है वो जॉइंट एक तरफ जा रहा है, तो इसको गिविंग वे कहते हैं। लिगामेंट्स की वजह से ज़्यादातर हो सकता है। गोइंग अप और डाउन स्टेयर में पेन हो रहा है कि नहीं, डाउन स्टेयर में पेन हो रहा है तो कुछ और बीमारी हो सकती है, अप स्टेयर में पेन हो रहा है कोई और हो सकती है, दोनों में हो रहा है तो कुछ और हो सकता है। तो ये जो है पता लगाना है। ये अभी आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो उसमें ये चीज़ आएगी। हर एक जो है, कैन यू रन, बैकवर्ड वॉकिंग हो गया, एकदम से रुकने से या डायरेक्शन चेंज करने से आपको कोई इफेक्ट आता है, आपको पेन ज़्यादा होता है कि नहीं होता, ये सवाल सारे उसे पूछने हैं। अच्छा, हिस्ट्री में सबसे पहले सवाल पूछ लिए, उसके बाद हिस्ट्री में आप पूछोगे कौन सी जगह पे पेन है, ऑनसेट एंड नेचर ऑफ पेन, साइट, ऑनसेट, नेचर। साइट जो है किस साइड पे पेन होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए नी की इनर्वेशन जो है उसको कौन सी नर्व्स इनर्वेशन प्रोवाइड करी है, L3, L4, L5, S1 एंड S2। तो अगर नी की कोई प्रॉब्लम होगी है तो उसको ये वाली नर्व्स इनर्वेशन प्रोवाइड करी है, और ये वाली नर्व्स और जगह को भी इनर्वेशन प्रोवाइड करती है। लेग में काफ़ी जगहों को इनर्वेशन प्रोवाइड करी, हिप जॉइंट को भी कर रही है, लोअर लेग में भी जाती है नर्व्स। तो अगर नी जॉइंट की प्रॉब्लम है तो L3 से लेके S2 तक का जो डर्माटोम है उसमें भी पेन दे सकता है।
पेशेंट को, ठीक है, नी। तो ये हो गया। या अगर S2 या S1 हो गया या L3 L4 L5 नर्व में कोई मसला हो तो वो नी जॉइंट में भी पेन दे सकता है। तो नी जॉइंट से भी L3 या S2 तक के डर्माटोम्स में पेन जा सकता है, या L3 से S2 तक की जो रीजन्स है उसका पेन नी जॉइंट में भी आ सकता है। ये जो इन्होंने इंपॉर्टेंट इधर बात की हुई है कि मोस्ट नी इंजरीज जो होती है वो मीडियल साइड की होती है, या एंटीरो मीडियल या मीडियल साइड की होती है। मीडियल साइड पे क्या कहते हैं, लिगामेंट्स की भी ज़्यादा इंजरीज होती है। साथ ही साथ जो है ACL हो गया, मेनिस्कस हो गया, मीडियल मेनिस्कस, इन चीज़ों की ज़्यादा इंजरी होती है। तो कॉमन प्रॉब्लम जो होती है मीडियल साइड पे होती है, उसकी वजह से मीडियल साइड ऑफ नी की इनर्वेशन कौन सी नर्व प्रोवाइड कर रही है, L3। तो L3 का डर्माटोम जो है वो नी से नीचे नहीं जाता। तो ज़्यादातर पेशेंट्स आपके पास आते हैं, उनको ज़्यादातर मसले मीडियल साइड के होते हैं, तो उनके जो पेन होता है वो ज़्यादातर नी से नीचे नहीं होता, बहुत ही अनकॉमन होता है, रेयर होता है। L3 की बात बताई, L3 हिप जॉइंट को भी इनर्वेट करो, तो हिप के भी ज़्यादा मसले L3 रीजन में आते हैं। तो नी का मसला हो तो हिप जॉइंट पे दे सकता है, हिप जॉइंट का मसला हो तो भी नी जॉइंट की तरफ रेफर्ड पेन दे सकता है। ये बात इन्होंने इधर भी की हुई है। इसके अलावा एंटीरियर नी पेन भी होता है, कॉमन है, एंटीरियर और एंटीरोमीडियल थाई पेन, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर रीजन में पेन हो, पोस्टीरियर जो बटक, लेट सपोज आपको बटक में पेन हो रहा है, तो बटक में पेन रेफर हो सकता है, बटक के रीजन की जो नर्व सप्लाई है S1 S2 भी उसमें आती है। तो नी जॉइंट की भी नर्व सप्लाई S1 S2 है, पोस्टीरियर जो नी है उसकी नर्व सप्लाई S1 S2 है ना। तो अगर नी में पोस्टीरियर रीजन में कैप्सूल की डिस्टेंशन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, एफ्यूजन हो जाए, तो S1 S2 वाली जो रीजन्स हैं, ऊपर बटक वाली रीजन, उधर भी पेन दे सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। एंड इट कैन ऑल्सो बी रेफर डिस्टली, सही हो गया। इसके बाद एंटीरोमीडियल और मीडियल रीजन में पेन जो है वो जो है मेनिस्कस इंजरी की वजह से हो सकता है। मेनिस्कस इंजरी के साथ, मेनिस्कस जो है उसको टिबियल शाफ्ट के साथ जो है कौन से लिगामेंट ने लगाया हुआ है, कोरोनरी लिगामेंट। तो मेनिस्कस इन्वॉल्व होगा तो साथ कोरोनरी लिगामेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, उसका स्ट्रेन जो है, स्प्रेन सॉरी, वो पेन दे सकता है। तो एंटीरोमीडियल ये पेन दे सकता है। इसके अलावा अगर मीडियल, फुल मीडियल और साइड ऑफ जो नी जो है उधर अगर पेन हो रहा है तो या तो स्प्रेन हो सकता है कैप्सुलो लिगामेंटस, लेकिन मेनिस्कस का भी हो सकता है पेन। तो इस मेनिस्कस को रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि कैप्सुलो लिगामेंटस आपको लगता है कि है, तो इसको सबसे पहले रूल आउट करना है। इसके बाद ऑनसेट, हिस्ट्री हमने ले ली, सवाल पूछ लिए, फिर उसके बाद जो है ये साइट ऑफ पेन का पता चल गया। अब ऑनसेट पे आते हैं और फिर नेचर आता है। ऑनसेट क्या है, पेन कब शुरू हुआ। ट्रॉमा ज़्यादातर होता है तो उसमें सडन पेन होता है। अच्छा, दूसरा, इंजरीज जो है वो ट्विस्टिंग में ज़्यादातर होती है। जैसे कि आप एक स्पोर्ट्स कर रहे हैं, लेट सपोज फुटबॉल कर रहे हो, उसमें आपने फुट ग्राउंड पे रखा और एकदम से आप दूसरी तरफ मुड़े, तो आपका फुट उस पाँव जो है ज़मीन पे होगा और आप दूसरी तरफ मुड़ेंगे। टिबिया पे एक्सटर्नल रोटेशन अगर एकदम से हो, सडन एक्सटर्नल रोटेशन, तो MCL की कैप्सुलर फाइबर जो है उसका भी टियर हो सकता है। मीडियल साइड पे जो है कोरोनरी लिगामेंट उसका भी हो सकता है। बॉडी ऑफ मेनिस्कस भी, मीडियल मेनिस्कस भी डैमेज हो सकती है। तो ट्विस्टिंग इंजरीज एक्सटर्नल रोटेशन ज़्यादातर जो है मीडियल साइड इन्वॉल्व करती है, ठीक हो गया। अगर साथ ही साथ कंटेक्ट स्पोर्ट, उसमें एक्सटर्नल फोर्स भी लगे, इसके साथ वेल्गस फोर्स ज़्यादातर अगर लगे, तो पोस्टीरो मीडियल कैप्सूल, MCL ACL ये सब डैमेज हो सकते हैं। एक कंडीशन है अनहैप्पी ट्रायड जिसे कहते हैं ऑफ डोनोग, ठीक है। तो वो जो है उसमें 3 कंडीशंस एक साथ हो जाए तो उसे अनहैप्पी ट्रायड कहते हैं। एक मीडियल मेनिस्कस डैमेज हो जाए, टियर हो जाए, ACL का टियर हो जाए, और साथ ही साथ जो है MCL, ये 3 चीज़ें जब एक साथ हो जाए तो इनकी हीलिंग भी बहुत मुश्किलों से होती है और इसको अनहैप्पी ट्रायड कहते हैं। अच्छा, नॉन ट्रॉमेटिक का ज़्यादातर पेन क्या होता है, ग्रेजुअल होता है, ठीक है। वक्त के साथ साथ आपको ट्रॉमा नहीं हुआ, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी इंजरी होती रही है। ओवर यूज़ की वजह से भी हो सकता है, डिजनरेशन की वजह से हो सकता है। नॉन ट्रॉमेटिक में डिजनरेशन भी हो सकती है, और इसके अलावा पैटेलोफेमोरल सिंड्रोम भी हो सकता है। तो डिजनरेशन, आपके पास एक पेशेंट आया है,
उसे कोई ट्रॉमा नहीं हुआ और उसकी एज मिडल एज है या 40 ईयर से ओल्डर है, तो उसमें डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ कॉमन हो सकती है, तो उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ नहीं है तो उसको रूल आउट खामखा करना है। इसका पेन कब होता है? डिजेनरेशन हुई है जॉइंट की, डिजेनरेशन वेयर एंड टियर के साथ होती है। आप अगर कोई काम करोगे, एंड ऑफ द डे में आपको पेन ज़्यादा होगा। इसके अलावा मॉर्निंग स्टिफनेस हो सकती है, सही हो गया। इसके अलावा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जो कि इसको और भी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं? वो इमोबिलाइजेशन हो गए, एक्टिविटीज़ आप अल्टरेशन करें, या कोई प्रीवियस इंजरीज या हुई हो तो या सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से जो है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ और भी ज़्यादा हो सकती है। तो ये चीज़ें सवाल पूछने के आपकी हिस्ट्री में ये होना चाहिए। इसके अलावा पैटेलोफीमोरल जॉइंट डिस्फंक्शन है। ये जो है पैटेला फीमर के साथ इसकी रबिंग होती है वक्त के साथ साथ, तो ये भी पेन देता है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ में पेन हो सकता है जिसमें अगर आपका क्वाड्राइसेप वीक हो, उस वजह से, अगर क्वाड्राइसेप ट्रू क्वाड्राइसेप वीकनेस है उसकी वजह से हो सकता है, या इसके अलावा अगर क्वाड्राइसेप सही से ट्रेन नहीं है और आपने कोई ऐसी एक्सटेंशन वाली एक्टिविटी की है जिसमें वजन करना हो या ये ऐसी हाइकिंग वगैरह होगी, तो उसमें भी ये पेन दे सकता है। अब एफ्यूजन मैंने पहले बताया, एफ्यूजन फ्लूइड जॉइंट में बढ़ रहे हैं। दो किस्म के हो सकते हैं, हीम ऑर्थरोसिस हो सकता है, साइनोवियल एफ्यूजन हो सकती है। हीम में ब्लड होता है, हीम मींस ब्लड। ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तो इसमें ऑनसेट ऑफ पेन, हीम ऑर्थरोसिस में स्वेलिंग की अगर बात की जाए, हीम ऑर्थरोसिस में स्वेलिंग जो है जल्दी होती है, सही हो गया, सेवरल मिनट्स टू आवर्स में हो जाती है स्वेलिंग, और साथ ही साथ उसमें केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्लड में। तो वो जब जॉइंट के अंदर ब्लड रिलीज होगा तो उसमें केमिकल्स होंगे जो कि इरिटेट करेंगे नोकिसेप्टर्स को, और पेन होगा, सेवियर पेन हो सकता है। इसके अलावा साइनोवियल एफ्यूजन में साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है जॉइंट की, नॉर्मल साइनोवियल ज़्यादा हो जाता है। तो ये काफ़ी टाइम बाद होता है। और इसका पेन क्यों होगा? डिस्टेंशन ऑफ कैप्सूल पे स्ट्रेच पड़ेगा तो उसकी वजह से डल एकिंग पेन होगा इसका। तो बस जॉइंट इंजरीज जैसे कि एमसीएल हो गया उसमें साइनोवियल एफ्यूजन इतनी नहीं होती क्योंकि उसमें लीकेज ऑफ फ्लूइड हो सकती है। एमसीएल जो होता है कैप्सूल के साथ भी अटैच होता है, तो एमसीएल जब रप्चर हो जाता है कैप्सूल से आउट लीकेज होती है साइनोवियल फ्लूइड की, जिसकी वजह से एफ्यूजन इतनी नहीं हो सकती उधर। इसके अलावा क्रोनिक नेचर नॉन ट्रोमेटिक उसमें भी एफ्यूजन हो सकती है जॉइंट में, और एफ्यूजन हो जाए जॉइंट में तो पोस्टीरियर कैप्सूल जो होता है वो डिस्टेंडेड हो जाता है, उस पर जोर पड़ता है। अच्छा, अब नेचर पे आते हैं। हिस्ट्री भी होगी, ऑनसेट भी होगी, साइड भी होगी। अब नेचर ऑफ पेन के, अगर ट्रॉमा हो तो उसमें पेन एकदम से होगा, सही हो गया। और लेकिन एक एक्सेप्शन है, जैसे कि एमसीएल मीडियल कोलेटरल लिगामेंट का फुल टीयर हो जाए। अगर थोड़ा बहुत टीयर हुआ है लिगामेंट का तो पेन होता है क्योंकि वो बार बार उस पर स्ट्रेच पड़ता है तो दर्द होता है। अगर फुल रप्चर हो जाए तो फिर उसमें स्ट्रेच ही नहीं पड़ेगा, लिगामेंट्स कट गए, उसमें स्ट्रेच खत्म हो गया, तो फिर पेन नहीं होता। तो ये बात याद रखने की। इसके अलावा पैटेलोफीमोरल जॉइंट पेन जो होता है, इसका पेन जो है या डिसेंडिंग स्टेयर में होता है, ज़्यादा देर बैठने से भी होता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में जॉइंट पे कंप्रेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती है। पैटेला का जो अंदर की तरफ जो पोस्टीरियर सरफेस है जो कि कांटेक्ट है फीमर के साथ, उधर डिजनरेशन हुई होती है। डिजनरेशन हो सकती है क्योंकि क्वाड्रिसेप की वीकनेस हो सकती है, उसकी वजह से जो पैटेला है वो बार बार लेटरल कंडाइल के लगता है, तो वियर एंड टियर होती है, तो पेन होता है। तो इस पे कंप्रेसिव फोर्सेस आएगी तो और भी ज़्यादा पेन होगा। डिसेंडिंग स्टेयर में ज़्यादा पेन होता है असेंडिंग से। असेंडिंग में जो है इतनी कंप्रेशन नहीं होती, डिसेंडिंग में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डिसेंडिंग में जब आप उतर रहे होते हैं आप क्वाड्रिसेप को एक्सेंट्रिकली वो कर रहे होते हैं, कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक्सेंट्रिक मतलब आपने मसल को कंट्रैक्ट किया हुआ है लेकिन वो फिर भी लेंथन हो रहा है, तो इसमें कंप्रेसिव फोर्सेस नी जॉइंट के पैटेला और फीमर के दरमियान बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आप बैठे हुए हैं तो आपका नी फ्लेक्जन में होता है। नी जब फ्लेक्जन में होता है तो आपका क्वाड्रिसेप मसल पुल हो रहा है, स्ट्रेच उस पे आ रहा है, क्वाड्रिसेप अटैच है पैटेला के साथ, तो पैटेला कंप्रेस कर रहा है फीमर को, तो इन दोनों में पेन दे सकता है। मॉर्निंग पेन, जो कि सुबह सवेरे आप उठे और आपको हो, एक्टिविटी कर रहे हो, थोड़ा कम हो जाए लेकिन रात को फिर से हो जाए पेन, तो ऐसे पेन जो है ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के। बकलिंग और गिविंग में एकदम से आपका जॉइंट जो है वो आपको लगे कि अभी ये किसी और तरफ स्लिप हो जाएगा, ये ऐसे उसको
गिविंग वे कहते हैं। बकलिंग एकदम से आपका जॉइंट बेंड हो जाए, मसल की वजह से भी हो सकता है, लिगामेंट की तरफ से। लेकिन गिविंग वे जो होता है ज़्यादातर लिगामेंट की वजह से होता है। लिगामेंट का टियर हो जाए, लेट सपोज एमसीएल का टियर हो जाए, तो आप एकदम से मुड़ेंगे तो आप मुड़ नहीं सकेंगे अपोजिट साइड पे, क्योंकि जो लिगामेंट का फंक्शन है कि एक एक्टिविटी को रोके, जैसे एमसीएल का फंक्शन है कि वो एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया को रोके। अगर एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ टिबिया होगी तो ये लिगामेंट टाइट होता है ना उस टाइम। लेकिन ये लिगामेंट टियर हुआ है तो एकदम से उस जगह पे मूवमेंट ज़्यादा हो सकती है, तो गिविंग वे आपको फील हो सकता है। तो इन्होंने ये बात की हुई है एमसीएल में। इसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की अगर टियर हो गई है तो उसकी वजह से जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन में जाएगी या इंक्लाइंस में जाएगी तो उसमें फीमोरल हेड आपका आगे की तरफ जा सकता है। तो आगे की तरफ से या पीछे की तरफ जाने से रोकने के लिए ये क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं। अगर ये नहीं है तो गिविंग वे ऑफ जॉइंट होगी। बकलिंग का मैंने बताया एकदम से आपका जॉइंट, नी जॉइंट एकदम से फ्लेक्स हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। ये किस वजह से हो सकता है? मसल की वजह से। मसल आपका इनएक्टिव हो जाए। इनएक्टिव इनहिबिट किस वजह से हो सकता है? जॉइंट में कोई मसल हो ज़्यादातर, तो उसकी वजह से मसल इनहिबिट हो सकता है। तो उस वजह से जो है ये गिविंग वो हो सकती है, बकलिंग हो सकती है। तो इसी के साथ हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है नी जॉइंट की। नी जॉइंट के साथ पेशेंट आया, आपने हिस्ट्री लिए सवाल पूछे, साइट, ऑनसेट एंड नेचर ऑफ पेन का पता लगाया। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ नी की करेंगे। फिजिकल में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। नी जॉइंट डैमेज हो सकता है तो उसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्टर्स भी उधर डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन बैलेंस ख़राब हो सकता है। तो आप उसको सबसे पहले कहें कि हर एक टांग पे खड़े हो, पहले आइज़ ओपन आइज़ बंद, तो उसके लिए चेक करें कि बैलेंस उसका कैसा है। इसके बाद फंक्शन देखें। नॉर्मल जो एडीएल्स में वो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करता है, उसमें जो फंक्शन वो यूज़ करता है वही फंक्शंस आप उस पे करवाएंगे और देखते हैं कि इसको पेन होता है उन फंक्शंस में नहीं। अगर वो फंक्शंस कर रहे हैं तो उसमें मूवमेंट कैसी हो रही है, पैटिला ट्रैकिंग आप देखेंगे, पैटिला इधर एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं कर रहा, वैसे नॉर्मली स्मूथ होनी चाहिए। अगर एबनॉर्मल होगा तो आपको पता चलेगा। इसके अलावा ये टेस्ट वगैरह इस पे कर सकते हैं, इसके थ्रू आपको पता चल सकता है। यही जो फंक्शनल डेली लिविंग में जो हम लोग करते हैं ये वही टेस्ट है, एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इसे आप चेक करोगे फंक्शन कैसा है इसका। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में आप स्पेसिफिक जगह को देखते हैं। तो सबसे पहले नी जॉइंट है तो नी की इंस्पेक्शन करेंगे। इसके साथ रिलेटेड और भी अगर जॉइंट की वजह से अगर ये मसला हो तो और जॉइंट्स की भी इंस्पेक्शन करेंगे। ज़्यादातर ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा में जो है आपका स्पेसिफिकली नी जॉइंट लगा होगा तो नी जॉइंट में ही पेन होगा, नी जॉइंट का ही मसला होगा तो आप नी की इंस्पेक्शन स्पेसिफिकली करेंगे। अच्छा, सबसे पहले फ्रंटल अलाइनमेंट ऑफ बोन देखिए। फ्रंटल अलाइनमेंट जो होती है उसमें आपको वेलगम और वेरस का पता चलता है। नी में जो फ्रंट आगे से अगर देखें पीछे से देखें तो आपको जीनो वेलगस वेलगम का पता चलेगा। अगर जीनो वेलगस है जिसमें नी नॉक होता है, नी करीब आते हैं, एक्सेसिव एंगल होता है, मीडियल एंगल जो होता है, तो उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं? उसको आप ऐसे मेजर कर सकते हैं कि उसमें आपके नी एक साथ टच हो जाते हैं। तो आपको उसके दोनों नीज को टच करें और देखें नीचे मेलियोलस जो एंकल में जो मेलियोलस है, मीडियल मेलियोलस, उन दोनों मेलियोलस के दरमियान कितना डिफरेंस है, उससे आपको पता चलता है कितने सेवियर है जीनोवेलगस। वेरम में क्या होता है, नी दूर हुए होते हैं आपस में, मेलियोलस नीचे नज़दीक टच हो सकते हैं। तो मेलियोलस को उसके दोनों आप टच करवा दें, नीचे एंकल को, दोनों फुट के एंकल को टच करा दें और मीडियल नी में डिफरेंस चेक करें कि कितना इसमें स्पेस है। तो इसमें ये स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग में एक और एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं, ट्रांसवर्स रोटेटरी एलिमेंट। नॉर्मल हमने पढ़ा था कि जब आप नॉर्मली अगर आपके बायोमैकेनिक्स ठीक है, आपकी बोन एलिमेंट ठीक है, तो आपके फीट जो होते हैं वो जो होते हैं 5 to 10 डिग्री आउटवर्ड की तरफ होते हैं। तो आपने क्या करना है, जब फीट को आप 5 to 10 डिग्री आउटवर्ड करेंगे उसके बाद आपने चेक करना है कि मेलियोलस जो है ना वो कितना आउटवर्ड गया हुआ है। मेलियोलस जो होते हैं दोनों इंटरमेलियोलस, अगर हम लोग लाइन बनाए एक एंकल के, एक लेटरल मेलियोलस और मीडियल मेलियोलस के दरमियान एक लाइन बनाए, तो वो फ्रंटल प्लेन से तकरीबन 25 से 30 डिग्री बाहर की तरफ होना चाहिए। अगर इससे कम है, ज़्यादा है, तो वो आपको पता चल सकता है। इसके अलावा टिबियल ट्यूबरकल जो है ना, वो जो लेटरल हाफ ऑफ पैटिला है, पैटिला को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, लेटरल साइड वाला जो पैटिला है ना उसकी लाइन में उसके साथ इन लाइन होना चाहिए टिबियल ट्यूबरकल्स को, ठीक हो गया। और पैटिला को बिल्कुल फॉरवर्ड फेस करना चाहिए। इसके अलावा स्क्विंटिंग पैटिला एक होता है जिसमें
पैटेला घूम जाता है, मीडियल साइड पे घूम जाता है। ये क्यों घूम सकता है? अगर हमारा फीमर जो है नॉर्मली फीमर अगर मीडियल साइड पे ज़्यादा घूमा हुआ है, मीडियल फीमोरल टॉर्जन हुई है, या टिबिया जो है वो अगर लेटरल साइड पे रोटेशन में हो, टॉर्जन हुई है उस पे, तो उसमें पैटेला क्या होता है? घूम जाता है, क्योंकि पैटेला नीचे टिबिया के साथ भी कनेक्ट है, ऊपर फीमर के साथ भी मसल्स के थ्रू कनेक्ट है। तो आप अगर उसको देखें तो पैटेला अगर घुमा हो तो उससे आपको काफ़ी कुछ पता चल सकता है। पैटेला स्क्विंटिंग होगा। इसके अलावा पैटेला अल्टा होता है। पैटेला अल्टा मतलब ऊपर की तरफ चले जाए, पैटेला बाजा नीचे की तरफ पैटेला आ जाए नॉर्मल पोजीशन से। पैटेला अल्टा में को आप अगर साइड से देखें पैटेला अल्टा के पेशेंट को, पैटेला के नीचे पैटेला टेंडन होता है, उस वो इलांगेट हो जाए तो वो पैटेला अल्टा काज करेगा, अगर वो शॉर्टन हो जाए तो पैटेला बाजा बाजा काज करेगा। अगर पैटेला अल्टा है उसको अगर साइड से देखें तो पैटेला ऊपर गया हुआ है, पैटेला के नीचे नॉर्मली फैट पैड होता है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो फैट पैड बाहर की तरफ आ जाएगा, तो फैट पैड भी आपको नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ पैटेला ऊपर वो भी नजर आ रहा होगा। तो डबल हम्प आपको नजर आएगा साइड से, डबल जगह बाहर निकली होगी। तो पैटेला अल्टा, ये देखिए ये पैटेला अल्टा, ये ऊपर चला गया पैटेला, तो इस तरह हम सा नजर आएगा। इसके अलावा क्वाड्राइसेप एंगल, क्वाड्राइसेप जो है किधर लगा होता है? इसमें जो रेक्टस फ्यूमोरिस स्पेशली वो किधर लगा होता है? वो ASIS पे लगा होता है। तो क्वाड्राइसेप ये क्यू एंगल जो है क्वाड्राइसेप का एंगल है, रेक्टस फ्यूमोरिस ASIS पे लगा होता है और वो नीचे जाके अटैच होता है, उसकी इंसर्शन होती है पैटेला के साथ, और पैटेला नीचे टिबिया के साथ लगा होता है पैटेला टेंडन के थ्रू। तो अगर रेक्टस फीमोरिस लेटरल ज़्यादा है तो वो पैटेला को भी लेटरली खींचेगा। तो एंगल जो है चेक करते हैं। एंगल नॉर्मली जो होता है वो किस तरह चेक किया जाता है? ASIS से लेके ASIS पॉइंट आपने देख लिया, उसे जो है सेंटर ऑफ पैटेला तक एक लाइन बनाती है, एक ये लाइन होगी। इसके अलावा एक ट्यूबियल ट्यूबरकल से सेंटर ऑफ पैटेला तक एक लाइन होती है। इन दो लाइंस के दरमियान एंगल चेक करते हैं। नॉर्मली 13 टू 15 18 डिग्रीज होता है, 13 डिग्री मेल में होता है, 18 डिग्रीज फीमेल में होता है, क्योंकि उनकी हिप ब्रॉडर होती है उसकी वजह से। तो ये एंगल अगर ज़्यादा होगा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। क्यों? अगर एंगल ज़्यादा होगा इसका मतलब है क्वाड्राइसेप मसल लेटरली पुल कर रहा है उसको पैटेला को, तभी एंगल ज़्यादा है। तो अगर वो लेटरली पुल करेगा तो लेटरल साइड पे ट्रैकिंग सिंड्रोम हो सकता है, ट्रैकिंग डिसफंक्शन हो सकता है, सबलक्सेट हो सकता है पैटेला। अच्छा, ये इसके अलावा फीमोरल एंटीवर्जन के साथ ही और भी ज़्यादा हो सकता है ये एंगल, और लेटरल टिबियल टॉर्जन के साथ भी। तो ये इसके बारे में, ये देखिए क्यू एंगल इन्होंने बनाया हुआ है। ये वाली जो लाइन है ये ASIS से आई हुई है, ये लाइन ASIS से ऊपर आई हुई है, ये सेंटर ऑफ पैटेला है, सेंटर ऑफ पैटेला है, ये ASIS से लाइन आई हुई है, और एक ये है, सॉरी ये वाली लाइन ये टिबियल ट्यूबरकल से सेंटर ऑफ पैटेला, और ये लाइन सीधे गई हुई है, और ये रेक्टस फ्यूमोरिस ये वाली साइड लेटरल है, तो इधर ASIS है, ASIS से ऊपर से लाइन आई हुई है, तो इसके दरमियान एंगल बन रहा है। इसके बाद अगर क्वाड्राइसेप को कंट्रैक्ट कर दे तो फिर एंगल कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? जब ये क्वाड्राइसेप ये मसल इसकी लाइन ऑफ पुल है ना, क्वाड्राइसेप इस एंगल में आया है पैटेला के साथ एक्सर्ट, वो इंसर्ट हुआ है। अगर ये इसे खींचेगा तो इधर ये एंगल कम हो सकता है, तो ये 8 to 10 डिग्रीज नॉर्मल फिर होता है अगर कंट्रैक्शन में हो। पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा तो तब जो है क्यू एंगल 0 हो जाता है। अच्छा, सुपाइन पोजीशन में अब एग्जामिनेशन करके, ये स्टैंडिंग पोजीशन में हमने क्या चेक किया? स्टैंडिंग पोजीशन में हमने एक फ्रंटल अलाइनमेंट चेक की, एक ट्रांसवर्स रोटरी अलाइनमेंट। अब इसके बाद जो है सुपाइन एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें हम वेल्गस वायरस देखते हैं। इसके अलावा सुपाइन एग्जामिनेशन में हम LLD भी चेक कर सकते हैं, जो कि SIS से एक नापते हैं मीडियल मेलेवलाए तक, लेंथ चेक करते हैं, तो इससे हमें LLD का पता चलता है, दोनों साइड चेक करते हैं। साथ ही साथ वो जब सुपाइन लाइंग में होता है उसके नीज अगर 60 डिग्री बेंड कर दे और दोनों पाँव एक साथ जोड़ ले, और उसके आप देखें टिबियल लेंथ, तो अगर एक टिबियल ट्यूबरकल ऊपर एक नीचे है तो इसे पता चल सकता है एक टिबिया लॉन्ग है, एक शॉर्ट है। इसके अलावा अगर एक जो नी कैप है वो आगे की तरफ आई हुई है, एक पीछे की तरफ गई हुई है, तो इसे पता चल सकता है फीमर लॉन्ग है या शॉर्ट है, ये भी पता चल सकता है। इसके अलावा जो है प्रोमिनेंसीज ऑफ टिबियल ट्यूबरकल्स भी देखते हैं। टिबियल ट्यूबरकल, टिबिया अगर पीछे की तरफ जाए तो उसे कौन रोकता है? PCL रोकता है ना, पोस्टीरियर जाने से। तो अगर PCL का मसला है तो टिबिया पीछे की तरफ चले जाएगा, तो उसका ट्यूबरकल नज़र नहीं आएगा, तो हमें PCL रप्चर का इससे पता चल सकता है। इसके अलावा यही एक टेस्ट भी है इसके लिए चेक करने के लिए, पोस्टीरियर सैक साइन। इसके अलावा ऑसगुड स्लेटर डिजीज़, जिसमें
टिबियल एपोफाइज, टिबियल ट्यूबरकल जो है उसकी ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस हो जाती है, तो उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है और हाई राइडिंग पैटिला होता है। मसल कॉन्टोर्स आप चेक करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, हर एक मसल को कंट्रैक्ट करके क्वाड्राइसेप हो गया, हैमस्ट्रिंग, ये चेक करना है। इसके बाद स्वेलिंग आपने चेक करनी है कहीं हुई हुई है कि नहीं। स्वेलिंग में इडीमा भी हो सकता है पूरी लिम्ब की। अगर पूरी लिम्ब की इडीमा है, सर्जरी की बात है, हुई है इडीमा, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि वेनस थ्रोम्बोसिस हो गई है। सर्जरी के बाद जो है ब्लड क्लॉट बन गया है जो कि थ्रोम्बोसिस कॉज की है, उसने उसने ब्लड को रोक दिया है जिसकी वजह से इडीमा हो गया। या इसके अलावा अगर स्वेलिंग है तो इडीमा और किस वजह से, मेटाबॉलिक और वेस्कुलर डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, अगर स्वेलिंग है, स्वेलिंग दो किस्म की हो सकती है, इंट्रा आर्टिकुलर नी में या नी के बाहर। नी जॉइंट के अंदर एक है और एक बाहर है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर स्वेलिंग। अच्छा, अगर अंदर जॉइंट के अंदर स्वेलिंग है तो उसको एफ्यूजन भी कहते हैं, आर्टिकुलर एफ्यूजन। अगर वो है तो सुपरापेटुलर पाउच जो है वो भी नी जॉइंट का हिस्सा है, तो वो एक्सटेंड हुआ होगा, वो डिस्टेंड हुआ होगा, वो भरा भरा सा होगा, ठीक है, स्वेलिंग हुई होगी उसमें। या पीछे जो पीछे जो उसका वो है पॉप्लेटियल वाली रीजन है, उस जगह पे भी स्वेलिंग हो सकती है, नी जॉइंट का नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर जॉइंट से बाहर स्वेलिंग हुई है तो ज़्यादातर जो है प्री पैटिलर बर्सा की स्वेलिंग होती है। जैसे हाउसमेड्स नहीं हो हाउसमेड नहीं होगा, रिपीटेड ट्रॉमा हो गया, बार बार लगे आपका जो पैटिला के नीचे वाली जगह है या पैटिला के ऊपर वाली, प्री पैटिलर बर्सा जो है पैटिला के ऊपर होता है, तो वो अगर एकदम से कहीं पे लग जाए तो बर्सा की इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो सकती है। स्किन इन्फेक्शन में आप उसका कलर चेक करो स्किन का, उसमें स्कार्स चेक करो, उसमें जो है टेक्सचर चेक करो। कलर आपको काफ़ी कुछ बता सकता है। रेड हुआ हुआ है तो इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, इरिथीमा उधर हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा एकाइमोसिस, ब्रूजिंग हुई होगी। ब्रूजिंग जो है कंफ्यूजन की वजह से हो सकती है, इंजरी डायरेक्ट हो, लिगामेंटस डैमेज हो सकता है, पेटुलर डिसलोकेशन की वजह से एकाइमोसिस ब्रूजिंग हो सकती है। तो ये चीज़ें देखनी है। स्कार सर्जरी की वजह से हो सकता है, कट की वजह से हो सकता है। टेक्सचर चेक करना है, स्मूथी सिल्की चेक करो तो वो डिस्ट्रॉफिक चेंजेस को डिनोट करता है, डिस्ट्रॉफी कोई मसला हो तो। अच्छा, जॉइंट टेस्ट इसके बाद आते हैं। सबसे पहले हमने किया ऑब्जर्वेशन, उसके बाद इंस्पेक्शन की, अब आगे फंक्शनल टेस्ट भी कर लिए। अब जो है जॉइंट टेस्ट हो गए। तो जॉइंट टेस्ट पे एक्टिव रेंज ऑफ मोशन चेक करते होते हैं, पैसिव रेंज ऑफ मोशन और जॉइंट प्ले। एक्टिव फिजियोलॉजिकल, पैसिव फिजियोलॉजिकल होती है जॉइंट के लिए। तो जॉइंट इंटेग्रिटी टेस्टिंग जो है ये हम चेक करते हैं कि जॉइंट कितना मजबूत है, आगे इसमें मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल है कि नहीं। तो लिगामेंटस, जॉइंट को लिगामेंट्स ने ज़्यादा पकड़ा होता है ना, लिगामेंटस लेग्जिटी का जॉइंट इंटेग्रिटी टेस्ट से पता चल सकता है। जो इधर एमसीए, इधर कौन से इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स, एमसीएल, एसीएल, पीसीएल, एलसीएल, ये इस जॉइंट को मेनली पकड़ा हुआ है इसने। तो इन लिगामेंट्स की हम चेक करते हैं इंटेग्रिटी कितनी है, अगर लेग्स है तो कितना लेग्स है। जैसे कि इन्होंने इधर लिखा हुआ है ग्रेड 1 लेग्सिटी में 5 मिलीमीटर अगर मूवमेंट हो रही है तो ये ग्रेड 1 लेग्सिटी कहलाता है, इतना ज़्यादा रिलैक्स है। अगर 6 से 10 है तो ग्रेड 2, 11 टू 15 मिलीमीटर ग्रेड 3, और 4 जो है वो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो ये जॉइंट इंटेग्रिटी टेस्ट है। एंटीरियर इंस्टेबिलिटी को आप स्ट्रेट एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट से पता लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्लेक्जन रोटेट ड्रॉ, ये भी एंटीरियर ड्रॉ की तरह ही है टेस्ट, लेकिन इसमें साथ रोटेशन भी ऐड हो जाती है। इसके बाद इन्होंने इधर ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई, अगर एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट पॉजिटिव है एक्सटर्नल रोटेशन के साथ, अगर एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट करें, इसको हम इस तरह ये आगे की तरफ खींचे तो एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है। अगर रोटेशन के साथ एक्सटर्नल रोटेट कर दिए फुट को, उसके साथ अगर करें, फुट को एक्सटर्नल नहीं, इधर से एक्सटर्नल रोटेशन भी फोर्स साथ अप्लाई करें, और तब अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इंडिकेट करता है एंटीरो मीडियल रोटेटरी इंस्टेबिलिटी है। इस साइड एंटीरियर और मीडियल साइड पे जो स्ट्रक्चर्स है वो अगर लेग्स हो गए, वो इंस्टेबल है, तो एक्सटर्नल रोटेशन अलाउ करेगी वो। तो अगर ये पॉजिटिव आ रहा है 6 मिलीमीटर से ज़्यादा ये मूवमेंट इधर हो रही है तो ये पॉजिटिव है। अगर न्यूट्रल पोजीशन में फुट को रख के न्यूट्रली अगर करे तो एंटीरो लेटरल इंस्टेबिलिटी डिनोट करता है। और अगर एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट को हम इंटरनल रोटेशन के साथ करें तो इंटरनल रोटेशन को कौन रोकता है, इंटरनल रोटेशन को जो है वो ACL PCL रोकते हैं। अगर ACL PCL डैमेज है तो पॉजिटिव टेस्ट आएगा। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लैकमैन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। ये लैकमैन टेस्ट है, इसमें
एक लेटरल साइड से हाथ से फीमर को स्टेबलाइज कर लेते हो और मीडियल साइड से जो है इसे खींचते हैं। एसीएल के इंजरी के लिए है ये टेस्ट। साथ ही साथ जो है ये पोस्टीरियर ऑब्लिक लिगामेंट और आर्कुएट पॉप्लिटियस कम्प्लेक्स, वो आर्कुएट जो पोस्टीरियर लेटरल साइड में जो कम्प्लेक्स बना रहा था उसकी भी इंजरी को ये बता सकता है पॉजिटिव अगर टेस्ट आया तो। अच्छा, तो एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट और लैकमैन टेस्ट ये दोनों एसीएल की इंजरी को बता सकता है। जो एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट फ्लेक्शन में होता है, जबकि लैकमैन टेस्ट एक्सटेंशन में होता है। एसीएल के जो है दो बैंड्स होते हैं, एक होता है पोस्टीरो लेटरल बैंड, एक होता है एंटीरो मीडियल बैंड। पोस्टीरो लेटरल बैंड जो है वो एक्सटेंशन में टाइट हो जाता है, तो अगर अगर लैकमैन टेस्ट उस पे करे और वो पॉजिटिव आए तो वो क्या कहते हैं पोस्टीरो लेटरल बैंड का बता सकता है उसका टीआर। लेकिन अगर वो फ्लेक्शन में नेगेटिव आया तो इसका मतलब पोस्टीरो लेटरल बैंड नहीं है। दूसरा जो है एंटीरो मीडियल बैंड, वो फ्लेक्शन में टाइट होता है, एक्सटेंशन में लूज हो जाता है। तो अगर लेगमेंट टेस्ट उस पे करे तो वो नेगेटिव आएगा क्योंकि लूज एक्सटेंशन में वो। अगर फ्लेक्शन में ही टाइट हो जाता है, फ्लेक्शन में एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट होता है, अगर वो करे तो वो पॉजिटिव देगा रिजल्ट। तो अगर इन्होंने यही इधर बात लिखी हुई है कि लेगमेंट टेस्ट पॉजिटिव है और एंटीरियर ड्रॉ नेगेटिव है, तो ये पोस्टीरियर लेटरल बैंड जो है एसीएल का वो डैमेज को बता सकता है, और ये दूसरा इसका अपोजिट है। अब पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी क्या है? पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट इसमें आता है। पोस्टीरियर ड्रॉ टेस्ट पीसीएल के लिए स्पेसिफिकली इस एंटीरियर ड्रॉअर की तरह ही इसकी पोजीशन है, लेकिन इसमें पीछे की तरफ जोर देते हैं। एक है ड्रॉप बैक टेस्ट, ये ड्रॉप बैक टेस्ट है, इसमें खुद ही पीछे की तरफ अगर इंस्टेबिलिटी है पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी तो नी पीछे की तरफ चल जाएगा। वो जो हमने कहा था टिबियल ट्यूबरकल्स, वो जो एक प्रोमिनेंट नी होता, ये देखें ये वही कंडीशन है। इसके बाद वेल्गस स्टाइल टेस्ट, एक हमने एंटीरियर इंस्टेबिलिटी चेक कर ली, पोस्टीरियर चेक कर ली, आगे की तरफ भी जोर दे दिया नी जॉइंट को, पीछे की तरफ भी दे दिया, अब साइडों पे देना रहता है। तो एक वेल्गस ट्रस्ट टेस्ट होगा जो अंदर की तरफ जॉइंट को जोर देगी, और एक वेरस होगा तो बाहर की तरफ देंगे। तो अंदर की तरफ के लिए जो है उसको वेल्गस टेस्ट कहते हैं, बाहर से हम अंदर की तरफ जोर देंगे। इसको मीडियल इंस्टेबिलिटी का पता लगाने के लिए भी टेस्ट होता है। ये वेल्गस टेस्ट है, इसमें एक साइड से अंदर की तरफ एक साइड से बाहर की तरफ जोर दे रहे हैं। इसके बाद जो है वेरस टेस्ट है, वो लेटरल इंस्टेबिलिटी के लिए होते हैं। लेटरल जो लिगामेंट्स हैं उसकी अगर सबलक्सेशन हो जाए या इंजरी हो जाए तो ये पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इसमें हैंड की पोजीशन चेंज हो जाती है, इसमें बाहर की तरफ जोर देते हैं। ये देखिए इस हैंड से बाहर की तरफ ये जोर दे रही है, ये वाला हैंड है, तो ये वेरस टेस्ट करने के लिए इससे स्टेबल कर दिया और इस वाले से जोर दे रहे हैं। इसमें जो है इसे स्टेबल कर दिया है और इस वाले से सॉरी इस वाले से जोर दे रहे हैं, इस वाले से स्टेबल कर दिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है रोटेटरी इंस्टेबिलिटी, ये हमने आगे से नी को जोर दे दिया, पीछे की तरफ नी को जोर दे दिया, साइडों पे दे दिया। अब रोटेशन चेक करनी है, नी की रोटेशन जोर देना है। तो रोटेटरी इंस्टेबिलिटी, रोटेशन को स्टेबल रखने के लिए कौन से उधर लिगामेंट्स हो सकते हैं? एसीएल पीसीएल इंटरनल रोटेशन को रोकते हैं, जबकि एक्सटर्नल रोटेशन को एमसीएल एलसीएल रोकते हैं। ये ज़्यादातर किन पेशेंट को रोटेटरी इंस्टेबिलिटी होती है? वो पेशेंट जो सिम्टम के साथ है कि यार मेरा एकदम से नी गिविंग वे करता है, ठीक है, विदाउट एनी वार्निंग, कुछ मसला नहीं होगा और एकदम से नी जो है ऐसे लगे कि स्लिप होने लगे। इसके अलावा डिसेंडिंग स्टेयर में या रनर को जो है जब वो डायरेक्शन चेंज करता है, अगर उनके लिगामेंटस टियर हुआ है तो उनका नी गिव वे करेगा, तो रोटेटरी इंस्टेबिलिटी उनमें कॉमन होती है। तो एंटीरोमीडियल रोटेटरी इंस्टेबिलिटी क्या है? ये जब आपका टिबिया मीडियल रोटेशन आराम से कर सकता हो, मतलब बहुत ज़्यादा उस सबलक्स हो वो जॉइंट, तो एंड इसमें स्ट्रक्चर्स कौन से हो सकते हैं? मीडियल मेनिस्कस एसीएल, इनकी अगर इंजरी हो जाए, कैप्सुलर लिगामेंट की इंजरी हो जाए मीडियल साइड ऑफ जॉइंट की, तो एंटीरो मीडियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। जॉइंट जो है, जो टिबिया है वो मीडियल साइड पे ज़्यादा इंस्टेबल होता है, तो आराम से मीडियल रोटेशन उस पर हो सकती है। तो इसको इसको पॉजिटिव एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट अगर हमारे पास आ जाए विद टिबिया एक्सटर्नल रोटेशन, तो हमें एंटीरो मीडियल रोटेटरी इंस्टेबिलिटी को पता चल सकता है। अब है एंटीरो लेटरल रोटेटरी इंस्टेबिलिटी, जिसमें लेटरल साइड ऑफ जो नी है वो सबलक्स हो जाती है। इसके लिए जो टेस्ट है पिवट शिफ्ट टेस्ट, इस टेस्ट में एक हैंड से इधर से टिबिया को पकड़ लिया और एक हैंड से एंकल को, और इसमें इधर से इंटरनल रोटेशन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर लेटरल बहुत ज़्यादा लेग्स है तो बाहर की तरफ आ जाएगा पिवट शिफ्ट टेस्ट में, ठीक है। फिर इसके बाद नी को फ्लेक्स करते हो, साथ ही वेल्गस जोर भी देते हैं। इसके बाद अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो
वो कब पॉजिटिव आएगा? आईटीबी में जो है ना, वो इलियोटिबियल बैंड में टेंशन कम हो जाएगी, क्योंकि अगर लेटरल इंस्टेबिलिटी हुई हुई है तो आईटीबी टाइटन हो जाएगा ताकि उस इंस्टेबिलिटी को रोकने की कोशिश करेगा। तो अगर आप जब वेलगस उस स्ट्रेस देंगे, अंदर की तरफ स्ट्रेस देंगे, तो आईटीबी में टाइटनेस कम हो जाएगी और एकदम से एक बैकवर्ड सा शिफ्ट होगा, तो ये पॉजिटिव टेस्ट शो करेगा। स्लोगम टेस्ट भी एंटीरोलेटरल इंस्टेबिलिटी के लिए, इसमें जो है साइड लाइन में पेशेंट होता है, अनअफेक्टेड साइड जो है उस पे लाई करता है। अब इस नी में प्रॉब्लम है, एंटीरोलेटरल इंस्टेबिलिटी हुई है, तो उस साइड पे लाई करेगा, ऑपोजिट साइड पे लाई करेगा और इसको 90 डिग्री पे फ्लेक्स कर देगा हिप और नी को। ये वाला लेग जो है इसको थोड़ा पीछे करके उधर टच कर देगा प्लिंथ की काउच के साथ, ठीक है। जैसे ही ये वाली जगह टच होगी, इसका मीडियल साइड ऑफ हील और फुट टच होगा, तो ये नीचे की तरफ ग्रेविटी इसे पुल करेगी, जिसकी वजह से वेलगस स्ट्रेस आएगा और इंटरनल रोटेशन होगी। तो अपने साथ ही हैंड से जोर देना है, वेलगस स्ट्रेस अप्लाई करना है और चेक करना है कि कोई आवाज़ आती है कि नहीं। पल्पेबल क्लंक की आवाज़ आएगी और इलियोटिबियल ट्रैक्ट की, ठीक है, तो आईटीबी की, जिससे हमें एंटीरोलेटरल इंस्टेबिलिटी का पता चलेगा। इसके अलावा पोस्टीरियर लेटरल रोटेटरी इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये जो है पोस्टीरियर तरफ, जॉइंट के पोस्टीरियर और लेटरल की तरफ अगर इंस्टेबिलिटी आ जाए नी जॉइंट के, तो वो पोस्टीरियर लेटरल इंस्टेबिलिटी होती है। अगर पोस्टीरियर लेटरल लिगामेंट्स लेग्स हो जाए तो कौन सी मूवमेंट होगी? वो इंटरनल रोटेशन होगी, टिबिया पे आराम से हो सकेगी। पोस्टीरियर लेटरल स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? एक तो ये हो गया किधर की आर्कुएट लिगामेंट कम्प्लेक्स, साथ ही साथ पीसीएल भी जो है वो भी इन्वॉल्व होगा। तो अगर ये हुआ तो लेटरल टिबियल कॉन्डाइल जो है वो लेग्स होगा वो जगह, तो वो आगे की तरफ जा सकता है, इंटरनल रोटेशन हो सकती है। इसके लिए जो टेस्ट होता है पोस्टीरियर लेटरल इंस्टेबिलिटी के लिए, रिवर्स पिवट शिफ्ट टेस्ट है। तो ये टेस्ट इस तरह तो प्रैक्टिकली समझाना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप वीडियो देख लेना तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद जॉइंट टेस्ट जब हो जाएगा, जॉइंट इंटेग्रिटी टेस्ट, हमने लिगामेंट्स की उसमें टेस्टिंग कर ली, एक्टिव फिजियोलॉजिकल पैसिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स उस पर करेंगे। उसके बाद जो है आता है एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स। अब ये करेंगे एक्टिव फिजियोलॉजिकल जॉइंट उसमें करेंगे टेस्ट में, और पैसिव फिजियोलॉजिकल। तो एक्टिव फिजियोलॉजिकल मूवमेंट जिसमें हम अपने मसल्स को यूज़ करके जॉइंट पे मोशन कर रहे होते हैं और जॉइंट की चेक करते हैं एबिलिटी कि वो मूवमेंट अलाउ कर रहा है और कैसी मूवमेंट अलाउ कर रहा है। सबसे पहले तो आप उसकी मूवमेंट चेक करेंगे, कितनी मूवमेंट हो रही है और कब थकता है पेशेंट। इसके अलावा उसकी देखेंगे कि गिविंग वे ऑफ नी तो नहीं हो रही, इंस्टेबिलिटी तो नहीं है। इसके अलावा साउंड सुनेंगे, उधर से जॉइंट से कोई साउंड तो नहीं आ रहा जब वो मूवमेंट करे एक्टिवली। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ अगर हो तो उसमें आपको ग्राइंडिंग का साउंड सुनाई देगा। इसके अलावा पेन कब हो रहा है, कौन सी रीजन में, कौन से रेंज में पेन हो रहा है, ये चीज़ भी आपने चेक करनी है। अगर उसको इतना पेन है, पेशेंट आपके पास आया, उसको इतना पेन है कि वो वेट बेरिंग के साथ ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं कर सकता, एक्टिव मूवमेंट नहीं कर सक रहा, तो उसको आप सुपाइन लाइन में विदाउट वेट करा सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन इसके दौरान आप जब चेक करेंगे तो रेंज ऑफ मोशन आपने चेक करनी है कि कितनी है। अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन कम है तो क्यों कम है, कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन की वजह से कम है या पेन की वजह से कम है, तो उसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। जब जिस जगह पे वो रुक जाए उसे और नहीं हो रही, तो उस टाइम आप थोड़ा सा जोर दे के चेक करें कि या पेन की वजह है या एंड फील। उसकी एंड फील से पता चल सकता है, अगर रिस्ट्रिक्शन हो तो एंड फील एकदम से या फॉर्म होगी या इसी तरह की कोई एंड फील होगी। इसके अलावा क्रेपिटस अगर मूवमेंट के दौरान आ रही है, आवाज़ आ रही है जॉइंट से, तो कौन से जॉइंट से आ रही है? नी में दो जॉइंट्स है, एक तो पेटिलोफेमोरल है और फेमोरोटिबियल है। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है कि पेटिलोफेमोरल से आ रही है कि फेमोरोटिबियल से आवाज़ आ रही है। कैप्सूलर रिस्ट्रिक्शन हुई हुई है तो फ्लेक्जन सिर्फ 90 to 100 डिग्री हो सकती है और एक्सटेंशन जो है वो 20 to 30 डिग्री लास्ट एक्सटेंशन नहीं कर सकता। फिजियोलॉजिक जॉइंट मूवमेंट ही फ्लेक्शन एक्सटेंशन एबडक्शन एडक्शन लेटरल मीडियल रोटेशन, ये सारी फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स होती है। तो पैसिवली अब परफॉर्म करेंगे फ्लेक्शन एक्सटेंशन। इसके अलावा क्वाड्रेंट टेस्ट भी आप कर सकते हैं इस पर, कंबाइंड मूवमेंट जिसमें होती है। इसके अलावा मीडियल और लेटरल रोटेशन भी कर सकते हैं, पहले 90 डिग्री फ्लेक्शन और फिर फुली एक्सटेंशन के साथ मीडियल लेटरल रोटेशन भी आप चेक कर सकते हैं जॉइंट की। फिर उसके बाद आती है जॉइंट प्ले मूवमेंट्स। जॉइंट प्ले मूवमेंट्स में क्या होता है, जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट्स होती है नॉर्मली, जब आप फिजियोलॉजिकल मूवमेंट कर रहे होते हैं तो उसके दरमियान उसके वक्त जो है जॉइंट के अंदर ग्लाइडिंग, रोलिंग, स्पिनिंग, ये मूवमेंट्स हो सकती है। तो ये आपने चेक करना है। जॉइंट प्ले मूवमेंट्स पैसिवली एंटीरियर ग्लाइड दे के, पोस्टीरियर ग्लाइड दे के, लेटरल मीडियल टिल्ट करके, ये सारे देखे वो प्रैक्टिकल्स हैं।
इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन जिसमें स्पिनिंग होगी जॉइंट के अंदर, पैटेलर मोबिलिटी आप चेक कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन कंप्रेशन दे सकते हैं। तो ये सारी जॉइंट प्लेन मूवमेंट्स हैं जो कि आप पैसिवली कर सकते हैं। मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, वो मूवमेंट कर रहा है एक्टिवली और साथ आप ग्लाइड दे रहे हैं, तो ये मोबिलाइजेशन विद मूवमेंट है। जब आपने जॉइंट टेस्ट कर लिया तो उसके बाद आप मसल टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्वेशन की फिजिकल एग्जामिनेशन में, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन की, फिर उसके बाद जॉइंट टेस्ट किए। अब मसल टेस्ट आते हैं। मसल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आप कर सकते हैं? आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मसल स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं इसमें, मसल स्ट्रेंथ के अलावा मसल के कंट्रोल चेक कर सकते हैं आप, मसल का बल्क चेक कर सकते हैं, मसल का जो है लेंथ चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप मसल की चेक कर सकते हैं। तो रेजिस्टेड आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स आप उस जॉइंट पे करें, चेक करें मसल की स्ट्रेंथ कितनी है। हर उस नी पे जो जो मूवमेंट्स होती है उसमें अलग अलग मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो उसकी स्ट्रेंथ। ठीक है। एमएमटीज के लिए ग्रेडिंग सिस्टम है, इसमें आप ये जो है बार बार रिपीटेड लोडिंग ऑफ मसल करें और चेक करें मसल कितनी देर में थकता है। क्वाड्रिसेप और काफ ग्रुप के लिए जो है आप हाफ स्क्वाट और टो रेजिस कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, इससे आपको मसल स्ट्रेंथ पता चलेगा। मसल कंट्रोल आप देखेंगे कि पोस्चर से भी आपको पता चल सकता है, क्वालिटी ऑफ एक्टिव मूवमेंट से भी आपको पता चल सकता है कि मसल कंट्रोल ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा कैसे वो कर रहा है मूवमेंट, और साथ ही साथ आप पाल्पेट भी कर सकते हैं हर मसल को और चेक कर सकते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं इस मूवमेंट में, या कोई और तो नहीं हो रहा। वीएमओ वेस्टस मीडियलिस जो है उसका एक पार्ट है, वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिक्वस जिसे कहते हैं। उसको उसके चेक करने के लिए कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका डिसफंक्शन चेक करने के लिए आप जो है इस इसके नीचे, नी के नीचे फिस्ट बना के रख दे ताकि हिप पे थोड़ी बहुत फ्लेक्शन हो जाए, 20 डिग्री तक फ्लेक्शन हो जाए। उसके बाद आप पेशेंट से कहते हैं कि इस नी के इस हैंड के ऊपर जोर डाले हुए इस नी को उठाना नहीं है और नी पे फ्लेक्शन करनी है। नी हैंड से ऊपर रेज ना हो लेकिन फ्लेक्शन हो इस पे, तो इससे आप वीएमओ की चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जब आप ये चेक करोगे तो आपने चेक करना कोई एबनॉर्मल मूवमेंट तो नहीं हो रही, जैसे वो हिप पे ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं कर रहा, हैमस्ट्रिंग तो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहा, तो ये चीज़ आपने देखनी है। मसल लेंथ आपने चेक करनी है कि कोई बाज मसल्स टाइट हो जाती है, बाज जो है लॉन्ग हो जाते हैं, जैसे कि ये इलियोप्सोस हो गया, रेक्टस फेमोरिस, टीएफएल, हिप एडक्टर्स, पिरिफॉर्मिस, हैमस्ट्रिंग्स, ये मसल्स, क्वाड्रेटस लंबोरम हो गया, और ये जितनी मसल्स हैं ये सारे टाइट हो जाते हैं। मसल बल्क भी चेक करनी है, दोनों साइड की चेक करनी है। इसके बाद नी के स्पेशल टेस्ट आ जाते हैं, हर इंजरी के लिए अलग अलग स्पेशल टेस्ट होते हैं। मेनिस्कल इंजरी सबसे पहले अगर आ जाए, मेनिस्कल कॉमन इंजरी है, अगर उसके साथ पेशेंट आ जाए तो उसके लिए कौन से टेस्ट हो गए? मिकमरे सबसे पहले टेस्ट है, इसमें जो है नी को फुली फ्लेक्स कर लेते हैं। अगर नी फुली फ्लेक्स ना हो सके तो ये टेस्ट फिर एप्लीकेबल नहीं है। अगर नी फुली फ्लेक्स कर दिए उसके बाद आप इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन उस पर अप्लाई करेंगे और साथ ही उसको 90 डिग्री तक फ्लेक्शन मिलाएंगे, फुली फ्लेक्स से 90 डिग्री फ्लेक्शन तक, और चेक करेंगे हो सकता है कि नहीं, रोटेशन के साथ ही परफॉर्म करेंगे। सही हो गया। इसमें पेन अगर हुआ तो प्रोवोकेटिव टेस्ट है तो पॉजिटिव आ सकता है। एप्लिस टेस्ट जो है ये लिगामेंटस इंजरी भी बता सकता है और साथ ही साथ मेनिस्कस इंजरी। तो इस टेस्ट को जो है आप कैसे करेंगे? प्रोन लेटा हुआ पेशेंट, 90 डिग्री नी फ्लेक्शन है, उसमें आपने या कंप्रेशन देंगे ऊपर से टिबिया को नीचे की तरफ, या डिस्ट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन देके अगर आप इंटरनल एक्सटर्नल रोटेशन के साथ एक्सटेंशन करेंगे पाव को और चेक करेंगे, अगर डिस्ट्रैक्शन के साथ पेन हो रहा है तो ये लिगामेंटस डिनोट कर सकते हैं, अगर उसके साथ हो रहा है कंप्रेशन के साथ तो ये मेनिस्कस का पेन दे सकता है। तो इधर इन्होंने ये लिखा हुआ है, ये आप देख ले। इसके बाद पैटिला इंस्टेबिलिटी को चेक करने के लिए पैटिलर स्टेबिलिटी टेस्ट है। इसमें पैटिला को आप चेक करते हैं कि कितनी उसकी सबलक्सेशन हुई है कि नहीं हुई हुई। इसके बाद मैकोनल्स टेस्ट है कॉन्ड्रोमेलेशिया पैटिला के लिए। सुपाइन टू सिट टेस्ट है, पेल्विस का डिस्फंक्शन हो, रोटेशनल डिस्फंक्शन हो तो उसमें सुपाइन टू सिट टेस्ट किया जाता है। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर टेस्ट आ जाते हैं। ये सारे टेस्ट जो थे ये स्पेशल टेस्ट थे। इसके बाद न्यूरोमस्कुलर टेस्ट जिसमें नर्व की मोबिलिटी, नर्व की इंटेग्रिटी, साथ ही साथ नर्व जो मसल्स को सप्लाई कर रहे हैं तो वो चेक करते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो डर्माटोम्स, मायोटोम्स इसमें चेक कर सकते हैं, साथ ही साथ न्यूरोडायनेमिक टेस्ट कर सकते हैं। तो इंटेग्रिटी इसमें चेक कर सकते हैं, मोबिलिटी, मोबिलिटी के लिए ये पोजीशंस में चेक करते हैं। ठीक है। इसके अलावा पल्पेशंस पे अब आए तो पल्पेशंस में हम बोन चेक करते हैं, बोन स्ट्रक्चर्स, सॉफ्ट टिश्यूज भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एफ्यूजन चेक कर सकते हैं, स्किन पल्पेशन होगी।